हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छा ही होंगे। और लॉकडाउन में थोड़ा सा बोरिंग है बट मज़े कर रहे होंगे, कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आज हमने सिर्फ आपके लिए स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों, सिर्फ आपके लिए जो क्लासेस है वो लेके आए हैं। और जो ये लेक्चर नंबर 2 है फिजिक्स का, हम आपको आपको पता होगा कि हमने ये जो स्टार्ट किया था आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। तो गाइस, इसका फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा और फिर हमारे साथ इस दूसरे लेक्चर के साथ जरूर जुड़िएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जल्दी कर दे। सब्सक्राइब करो ना, करोना चल रहा है ना, तो आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा सब्सक्राइब करो ना, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दें। गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने बात किया था, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था करंट के बारे में, चार्जेस के बारे में, और आज हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? ये वर्ड से ही लग रहा है कि कुछ पोटेंशियल है। अगर मान लीजिए कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल, हम बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल में कि वी हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, मतलब मेरे बहुत पोटेंशियल यार, आई कैन डू, ये कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी चार्ज को, अगर हम यूनिट चार्ज की बात करें, अगर हम यूनिट चार्ज को, पॉइंट हम यहाँ पे बैठे हुए ए और यहाँ पे इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पे कोई चार्ज है जिसको हमने बोला ये यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम, ठीक है। इस इंफिनिटी, इस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में, किसी पॉइंट पे इस क्या इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा, क्या जितना वर्क डन होगा, ये इसका पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पोटेंशियल कहलाएगा। यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, अगर हम बात करें तो वर्क डन इस यूनिट चार्ज को, तो हम पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, इसको वोल्टेज जो बोलते हैं। V इज इक्वल टू, इसने क्या बोला, वर्क डन बाय Q। V इज इक्वल टू W बाय Q। अगर ये 1 हो जाए, जैसे हमने बताया डेफिनेशन में, अगर ये 1 कूलम हो जाए, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में 1 जूल ऑफ वर्क हो, तो दैट मीन्स इट इज अ 1 वोल्ट। क्लियर? इट इज 1 वोल्ट। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। वोल्ट क्या है? ये एसआई यूनिट है पोटेंशियल का। क्लियर ना? देखो यहाँ पे इसने क्या बोला कि अगर डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में अगर वर्क डन जो होता है 1 जूल होता है, दैट मींस इट इज 1 वोल्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले अगर हम इस चीज को देखें कि वोल्टेज जो, या वोल्ट, जो चीज हम पोटेंशियल है किसी भी चीज का मेजर करते हैं, किस चीज से मेजर करता है? करंट का हमने देखा था मीटर से मेजर करता है। तो पोटेंशियल क्या, हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं किसको, वोल्टेज को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब एक चीज हम बता आपको, देखिए अभी जब हमने देखा था कि जो सीरीज में हम अमीटर को कनेक्ट करते थे कि किसी भी सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा हो, उस चीज को मेजर करने के लिए हम वहां पर अमीटर को उसके सीरीज में कनेक्ट करते थे। लेकिन किसी भी सर्किट से, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से या सर्किट से जितना वोल्टेज पास हो रहा, कितना उसमें अपियर हो रहा, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सीरीज पैरेलल, अब सोचोगे सर सीरीज पैरेलल क्या नई बला है, क्या नया भूत है, समझ में आ जाएगा। थोड़ी जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे तब इजीली और अच्छे से हम समझ जाएंगे कि ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, चीजें आसान हो जाएगी। और 10th की स्टैंडर्ड लेवल की बहुत ही इजी है। ये आप जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी 12 में भी है, लेकिन वहां पर बहुत ही अलग हटके है। कुछ चीजें बेसिक्स है, लेकिन आप यहाँ बहुत इजी, फिजिक्स इतना आसान बना दूंगा,
फिर आप याद करोगे द फिजिक्स को। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। क्लियर है गाइस? अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या चीज पोटेंशियल डिफरेंस की, पर है क्यू चार्ज है और इधर इंफिनिटी है। दिस इज द, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी। क्लियर है? यहाँ पर कोई पॉइंट ए, यहाँ पर कोई पॉइंट बी, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ क्यू चार्ज। अब इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा किसी भी क्यू को, मान लीजिए स्मॉल क्यू को, इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा, क्या हो गया, इस ए पॉइंट पे हमने सफिक्स लिया ए। क्लियर ना? और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी है, तो डब्ल्यू ए बाई क्यू। क्लियर? मतलब इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज इसका पोटेंशियल। फिर इस पॉइंट पर इसको लाने में जितना वर्क डन हो गया, मान लिया डब्ल्यू बी, बी पॉइंट पे लाने में, तो इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बी, डब्ल्यू बी बाई क्यू। सेम चार्ज को इंफिनिटी से इस ए पॉइंट पे लाने में इतना पोटेंशियल, बी पॉइंट पे लाने में इतना पोटेंशियल। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल, इस पर जितना पोटेंशियल और इस पर जितना पोटेंशियल, दोनों पे जितना भी पोटेंशियल होता है उस दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है गाइस? अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए। इट मींस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर जितना पोटेंशियल और इस पे जितना पोटेंशियल, दोनों के बीच का डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर ना? इस दो पॉइंट के पर जितना पोटेंशियल होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यस ना? अगर आप इसको सॉल्व करो, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यू डब्ल्यू बी बाई क्यू माइनस डब्ल्यू ए by q, that solve wb minus wa divided by q. This is the potential difference between b and a, या a and b, a और b के बीच में ये potential difference है। क्लियर है? पहले हमने क्या बोला, अगर मान लीजिए इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि जो चीजें हैं, कीजिए कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, तो 1 वोल्ट होता है, तो पता है। लेकिन इससे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव पहले, सबसे पहले एमसीक्यू पहले नहीं आते थे, अब एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, तो अब देखो सबसे आसान चीज है, अगर मान लो कि वैल्यू v इज इक्वल टू क्या होता है, w बाई क्यू। ये एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन होंगे और आपको बताना विच वन इज करेक्ट। तो क्या यूनिट, अगर मान लीजिए ये 4 ऑप्शन गिवन हो, वी डब्ल्यू बाई क्यू, ऑप्शन बी इज गिवन w बराबर v बाई क्यू। क्लियर? एंड थर्ड वन v बराबर q इंटू डब्ल्यू, एंड फोर्थ वन नन। और आपसे पूछे इसमें क्वेश्चन कि इसमें से जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, in which one of the following is correct। ठीक है, मतलब क्या इसमें in which one of the following expression are correct for the potential। पोटेंशियल के लिए कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से करेक्ट है? तो हमको एक ही पता, क्या, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल वोल्टेज। तो दिस वन इज करेक्ट। अब आंख बंद करके लगा दे। कभी कभी बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ए और सी को देखिए, यहाँ पर लगभग दोनों सेम है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो डब्ल्यू और ये नहीं होगा, थोड़ा सा तो माइंड है हमने लगा के इसको बता देना कि ये नहीं होगा, लेकिन हम इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन ऑफ इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो ये सही है, क्या, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर मैं आपको बताऊं एक क्वेश्चन, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ये बताइए 5 जूल ऑफ वर्क, 5 जूल वर्क डन हो रहा है, क्या 5 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है किसी भी सर्किट में, चार्ज 10 कूलम को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में, तो व्हाट इज द पोटेंशियल।
पोटेंशियल क्या होगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या 5 जूल ऑफ वर्क डन किसी भी चार्ज को 10 कूलम चार्ज को 10 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में 5 जूल वर्क हो रहा, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पुट दिस वैल्यू V इज इक्वल टू W बाई Q। वर्क डन कितना है गाइस 5 जूल और डिवाइडेड बाय चार्ज 10 कूलम, तो V इज इक्वल टू 1/2, इट में 0.5 वोल्ट। ये 0.5 वोल्ट होगा। बहुत इजी है न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार आप इस पर पुट करके देखना, कभी इस 3 वेरिएबल्स में से, तीनों में से कोई 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक अननोन होगा जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना होगा। कभी कभी मान लीजिए ये दोनों वोल्टेज और वर्क डन गिवन हो, आपसे चार्ज पूछ लेगा, तो क्या हुआ, कुछ भी पूछ लेगा इस 1 2 3 में से, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये वैल्यू पुट करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत इतना आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितना सिंपल सा है। बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपके पास कोई सी भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या फिर वाई की बुक हो या फिर एशान की बुक हो, कोई सी भी बुक हो, तो आप हर बुक को एक बार रिवीजन कर लेंगे, बस उतना ही काफी है। और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स तो जरूर सॉल्व करने, लाइन बाय लाइन एक बार स्टडी करके। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस होंगे, और जो कैलकुलेशन है बहुत लेंदे नहीं होंगे, बहुत ही इजी कैलकुलेशन होंगे। बच्चे जो कि कैलकुलेशन को देख के फिजिक्स न्यूमेरिकल से वजह से टफ लगता है, नहीं गाइस बहुत ही सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल। आप देखो यहाँ पे कितनी इजी है, यहाँ पे पुट किया वैल्यू। अब सोचोगे सर आपने क्वेश्चन बना, नहीं, आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, चीजों को बस देखो। अभी हमने क्या बोला कि 5 जूल ऑफ वर्क डन हो गया 10 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में, तो क्या ये जो वर्ड में बना के एक पूरा सेंटेंस में बना के आपको देंगे, और आपको फिर वहां से निकालना है गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है। तो रट्टे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। सो आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से। ओम्स लॉ, मुझे लगता है कि ये 10th वाले बोर्ड का जो सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड की बात अगर हम करें, स्टेट बोर्ड की बात, तो वहां पर भी ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बोला, ओम्स साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे ऑनर के लिए उसने ओम्स लॉ रखा। अब देखो उसने लॉ दिया था, अगर आप भी लॉ दोगे तो आपके नाम पे भी दिस लॉ या दिस लॉ, तो आपका नाम होगा और साइड में लॉ लगा दो तो आपके नाम पे भी हो सकता है। तो देखो उसने ओम्स लॉ ने क्या बोला कि ये दो रिलेशन बनाता है, किसमें, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बनाता है। ओम्स ने क्या बोला कि अगर हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसने क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो भी टेम्परेचर है अभी उसी टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी अक्रॉस द पोटेंशियल। मतलब उस जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के एंड जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे या पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसी के प्रोपोर्शनल होगा वो कंडक्टर के करंट के फ्लो के। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने V अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस V जैसे ही अप्लाई किया तो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ने क्या बोला कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, जितना करंट फ्लो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एकदम याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर। आप अगर ये याद है तो आप फिजिकल कंडीशन भी याद रख सकते हैं। क्या, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए कंडक्टर का, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज। तो उसने क्या बोला, इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। क्या बोल सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I के। तो करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। चले ना, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है।
आपके पास अगर है तो बुक्स वहां पे जाकर देख सकते हो। बहुत सिंपल स्टेटमेंट, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या बोला कि किसी कंडक्टर से अगर हम जितना करंट फ्लो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके अप्लाइड वोल्टेज के। इसका मतलब अगर आप जितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाए करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता है। क्या गाइस, प्रोपोर्शनलिटी में वैल्यू बढ़ती है। अगर इसकी वैल्यू को घटा दिया जाए तो इस करंट की वैल्यू को भी घट जाएगी। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया जाए उतना अमाउंट ऑफ करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हम वोल्टेज की वैल्यू v को हम हाफ कर दे वोल्टेज की वैल्यू को, तो करंट की वैल्यू भी हाफ डिक्रीज हो जाएगी, मतलब अगर हाफ ही रह जाएगी। अगर यहाँ पे हाफ बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको डबल कर दिया जाए, वोल्टेज को डबल कर दिया जाए तो करंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। क्लियर ना गाइस? तो जितना हम करंट देंगे, वोल्टेज देंगे, उतना ही करंट हमें मिलेगा। तो अगर हम इसको एज रिटन ऐसे फिर से लिखे तो V प्रोपोर्शनल I, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए, तो V प्रोपोर्शनल I इंटू R। दिस R इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ये R क्या है? कांस्टेंट है। तो V बराबर IR, यही एग्जैक्टली फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। क्या? V बराबर IR। R यहाँ पर इस R को जो हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो किसी भी कंडक्टर का R की वैल्यू जीरो नहीं होती। R की वैल्यू जीरो आइडियल केसेस में होते हैं, बट यहाँ पर आइडियल केसेस नहीं है। क्लियर ना? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस? देखो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, लेकिन हमने अभी क्या बोला कि किसी कंडक्टर से जितना करंट फ्लो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके अप्लाइड वोल्टेज के। क्लियर ना? अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को दो गुना कर दिए तो करंट की वैल्यू भी दो गुनी बढ़ जाएगी, मतलब 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा पहले से। अगर इसकी वैल्यू को हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कर दिया जाए तो इस करंट की वैल्यू भी हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ही रह जाएगी। क्लियर ना गाइस? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब चलिए इस पर 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में बता दें। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, या किसी भी कंडक्टर क्या कोई भी मटेरियल है सब उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जिसके थ्रू ये क्या करता है कि अपने से जो करंट पास होता है उसका अपोज करता है। ठीक है, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब इस अपने अंदर से जो करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो को अपोज करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है फ्लो ऑफ करंट में। क्लियर है गाइस? अब आप सोचो कि जहां पर करंट ज्यादा होगा इसका मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू कम है, और जहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर करंट की वैल्यू बिल्कुल कम है। क्योंकि अगर आप देखो जहां पर भीड़ भाड़ बहुत तेज है ना, बहुत ही भीड़ भाड़ है, वहां पे आपकी स्पीड बहुत ही स्लो होगी, और जहां पर आप भीड़ भाड़ नहीं है वहां पर ऑटोमेटिक आपकी स्पीड का, गाड़ी की, जो भी बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो आप साइकिल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो मतलब करंट और रेसिस्टेंस की बात करें तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन, एक तरह समझिए, मतलब रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट और ये, है ना, ये जस्ट इसके उल्टा। क्लियर ना? तो अभी हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे V बाय, इसको ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू क्या हो गया? V बाय I। ये V बाय I, अगर मान लीजिए वोल्टेज हमने ना कांस्टेंट रखना, इसको ना कांस्टेंट रखना है, बिल्कुल हमने बैटरी लगा दी, बैटरी तो हमेशा कांस्टेंट देती है ना। अगर मान लीजिए 125 वोल्ट की बैटरी, कम वोल्ट आप लगा सकते हैं, जितना कम आपकी मर्जी है। अगर हमने वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो जाएगा? R तो भैया इनवर्सली हो जाएगा किसके? करंट के। मतलब क्या कि अगर आप करंट की वैल्यू हाई करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू अगर हाई होगी तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू लो होगी, और इसकी वैल्यू लो होगी तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू हाई होगी। तो हम बोल सकते हैं करंट इनवर्सली है किसके? रेसिस्टेंस, है ना।
हम बोल सकते हैं कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। जिसमें भी करंट की, इसमें भी सेम कहानी, अगर आप रेसिस्टेंस की वैल्यू को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, अगर इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू को जितना ओरिजिनल से 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, तो करंट की वैल्यू जो है 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब हाफ ऑफ करंट रह जाएगी, क्लियर ना। अगर इसको हम 2 गुना घटा दें, अपर तो बढ़ जाएगा ना, मतलब जितना वो बढ़ेगा उतना ही ये वैल्यू घट जाएगी, मतलब हाफ रह जाएगी जितने से। अगर 2 गुना घट जाएगी तो सेम। अगर मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन आते हैं कैसे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक टेबल बना के आता, जो अब पिछले साल का जो ट्रेंड है सीबीएसई बोर्ड का, वो टेबल फॉर्मेट में देते हैं। कुछ गिवन डेटा दे दिया और उसके थ्रू आपसे ग्राफ बनाने को बोलेंगे, और दूसरी चीजें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे, इस ओम्स लॉ के एप्लीकेशन पे, इस फार्मूला को यूज करके। ग्राफ कैसे बनाने हैं, और फिर जो है इसकी वैल्यू अगर हम बात करनी है तो वैल्यू कैसे निकालनी है, फाइंड करनी है, तो हमें वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएंगे अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ समझ लेंगे और घर पे जाके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। घर पे भी अभी लॉकडाउन में पूरा फायदा उठाना है, टाइम अच्छा है, और स्कूल वाले जूम से क्लास लगा रहे हैं, तो मुझे उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। डोंट नो, कुछ जगह इफेक्टिव होगा शायद, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही, समझ सकते हो आप। तो अगर हम बात करें कि जो रिलेशन इन्होंने बताया था ओम्स लॉ, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन, अगर हम ग्राफिकली शो करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मान लीजिए दिस वोल्टेज, दिस करंट, ये वोल्टेज, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो वोल्टेज और रेसिस्टेंस में, सॉरी करंट में जो ग्राफ रिलेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो ये ओरिजिन है, अगर मान लीजिए वोल्ट ओरिजिन पे दोनों वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ की वैल्यू आई तो यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम आएगी यहाँ। फिर नेक्स्ट वोल्टेज अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। फिर अगर वोल्टेज आपने बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। फिर अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो भी करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। फिर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो भी करंट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो, जब हमने पीछे बात किया था करंट के, इसको देखो या फिर इसको देखो कि अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्लियर ना। अब देखो वोल्टेज 0 था तो करंट भी 0 था। फिर वोल्टेज की वैल्यू अगर मान लो 1 2 3 के हिसाब से ले, चलो यहाँ पे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, दिस इज ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ से यहाँ हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया, इंक्रीज किया तो करंट भी देखो इंक्रीज कर गया। फिर यहाँ से यहाँ फिर इंक्रीज कर गया तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई। फिर यहाँ से इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज कर गया। मतलब क्या कि जो करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी चीज है कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दोनों के बीच में ग्राफ है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये सेम ग्राफ, अब देखो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ग्राफ बनाने होते हैं आपको। ये ग्राफ कैसे, वहां पे कुछ गिवन डेटा, अभी हमने कोई डेटा नहीं लिया वोल्टेज के, कोई भी वैल्यू नहीं ली करंट की, लेकिन वहां पर गिवन होते हैं। वहां पे कुछ अलग तरीके से भी दे सकता मे बी। अब देखो पहले ये आपको टेबल दे देंगे एग्जाम में, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो जाएंगे। कुछ भी वैल्यू अगर मान लो हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 1 ओम, करेक्ट ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अगर हम बात करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, चलो यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 4 कर देते हैं, और यहाँ पर 20 कर दो, यहाँ पे 5 कर दो, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है, वोल्टेज और रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टेबल गिवन है। और आपसे पूछा कि ना करंट की वैल्यू इच केस में क्या होगी। सबसे पहले क्या, इच केस में करंट बताइए। क्या टफ है क्या इच केस में? बहुत आसान है, सिंपल है, बहुत ही टफ नहीं है। आप एक बार स्क्रीन पॉज करके बना सकते हो इसको बहुत जल्दी से, क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्टेज और आर दिया,
और ओम्स ने बता दिया है क्या, I बराबर क्या होता है, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो आपसे यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब फर्स्ट केस में निकालो, यहाँ पे I1 वोल्टेज है, देखो 2, करंट रेसिस्टेंस R तो कितना हो गया 2 एम्पियर। यहाँ पे अगर I2 निकालो तो क्या है 5/2 कितना हो गया 2.5 एम्पियर। थर्ड केस में देखो I3 कितना हो जाएगा 2 वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, I1 करंट निकल गया, वोल्टेज 2 रेसिस्टेंस 1 2 एम्पियर। यहाँ पे देखो I2 कितना हो गया 5/2 5 वोल्ट वोल्टेज 2 ओम रेसिस्टेंस। यहाँ पे अगर वोल्ट अगर सबका यूनिट लिख दे आप चाहो तो, इसका यूनिट हम बात करेंगे जब रेसिस्टेंस और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा हम बेसिक चीजें समझा देते हैं आपको। 1 2 4। अब देखो यहाँ पे I3 की वैल्यू है कितनी 10 है वोल्ट और 4 है, कितना हो जाएगा ये 5/2 मतलब 2.5। वैल्यू सेम आ गई क्या, हम इसको चेंज कर देते हैं, चलो इसको हम ना 3 कर देते हैं। चलो यहाँ पे 3.3 आ गई, ठीक है 3.3 एम्पियर। अब I4 की बात करें हम, I4 की तो यहाँ पे क्या 20/5 हाउ मच 4 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बाद वोल्ट देखो करंट की वैल्यू बदलती चली गई, क्लियर ना। अब वोल्टेज की वैल्यू यहाँ अगर आपसे ग्राफ बनाने को पूछे तो ये वैल्यू आप निकाल के और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देखो, जीरो था तो सबको जीरो ही था, फिर जीरो के बाद वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पे हमने 2 वोल्ट हो गया। करंट कहाँ पे आ गया, करंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 एम्पियर आ गई, क्लियर ना गाइस, यस ना, करेक्ट ना। अब देखो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट था, ये 2 से 5 वोल्ट हो गया और यहाँ पे करंट कितनी आ गई 2.5। चलो मान लेते ये 2.5 है नहीं, फिर मान लेते 2.5। अब ग्राफ बनाना अच्छे से बना लेना, हम उसी पे उसी पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू फिर 10 वोल्ट हो गई, वोल्टेज की वैल्यू चलो 10 वोल्ट हो गई, 10 वोल्ट हो गई तो ये करंट की वैल्यू देखो मान लो यहाँ पे 3.3 एम्पियर आ गया, ये सबने शो कर दिया। फिर यहाँ पे देखो करंट की वोल्टेज की वैल्यू है 20 वोल्ट, यहाँ पे हमने 20 वोल्ट कर दिया और फिर करंट की वैल्यू यहाँ पे देखो 4 एम्पियर आ गया। तो ये ग्राफ ऐसे ही बना के आपको दिखाना होता है एग्जाम में। 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर ज्यादा रहा तो ज्यादा और बहुत ही कम रहा तो कम, एक तरीका तो ये है। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो कैसा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये टेबल क्या बोला, करंट निकालना। कभी कभी वोल्टेज करंट दे दिया, ग्राफ बनाना डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज रेसिस्टेंस के बदले इसने वोल्टेज करंट की वैल्यू दे दी, यहाँ पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे दी और रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछा इस केस में, तो नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। सेम फार्मूला V I = V/R, या आप याद रखना ओम्स का V बराबर IR। इस फार्मूला को पुट करो और इजीली आंसर फाइंड करो। आप ये बात समझ में आया, ग्राफ कैसे बनाने हैं, आपको सॉल्व कैसे करना है, बस एक महामंत्र याद रखना V बराबर IR। किसी भी तरीके का जो भी वोल्टेज रेसिस्टेंस करंट का क्वेश्चंस होंगे बहुत ही चुटकी बनाते ही सॉल्व हो जाएंगे। गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, अगर ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें, आपके स्कूल में, आपकी जानने वाले में, आपके रिश्तेदार में।